गुड आफ्टरनून बच्चा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बच्चा, आज मैं लेट हो गया था। आज मेरी जस्ट क्लास मतलब छूटी, बैक टू बैक क्लासेस थे इसलिए। पुराने होमवर्क जो दिए हुए थे जेई मेंस और एडवांस के, हो गए क्या पुराने होमवर्क? हाँ बच्चा। सर आपने शायद रेस 9 के सॉल्यूशन अभी तक अपलोड नहीं करे। रेस 9 के सॉल्यूशन अपलोड नहीं किए मैंने। ओह अच्छा ठीक है, आज मैं डिस्कस भी कर लूंगा, आज दिखा दूंगा, आज कोशिश करूंगा आज खत्म करने का उसका। आप लोग का कर लिया है ना आप लोगों ने? हाँ सर, अभी तक का तो सारा कंप्लीट है। चलिए गुड। एग्जाम में कोई है जो ओसी में कंप्लीट मार्क्स ला? ओसी था ना थोड़ा बहुत? यस। किसी के टोटल मार्क्स आ रहे हैं कंप्लीट ओसी में? क्षितिज के। ओके, पेपर 1 में फुल थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, केमिस्ट्री के पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल मार्क्स, मतलब टोटल कहने का मतलब आइदर पेपर 1 और आइदर पेपर 2 और बोथ जो भी है, 50 प्लस वाले कितने लोग हैं? हैंड रेज करेंगे 50 प्लस वाले, आइदर पेपर 1 और पेपर 2 और बोथ। तो देखना चाह रहा हूँ थोड़ा नाम कौन कौन से लोग हैं। मार्क्स 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 50 प्लस मार्क्स कितने, परसेंटेज नहीं, मार्क्स। अभिजीत, क्षितिज, आयुष, यथार्थ, कृतिका, दिव्यांशी, अमन, प्रखर, बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड। व्योम, अथर्व, अनिकेत, अरे बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए बाकी ठीक है, बाकी अपन बात करते रहेंगे टेस्ट के रिगार्डिंग। अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस को आगे ले जाते हैं, क्योंकि हमें अगले वीक तक किसी भी तरीके से ये चीजें खत्म करनी है। ठीक है, ऋत्विक के सेकंड रैंक है, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जीओसी का और कितना लेक्चर बचा है? जीओसी के मान के चले 5 से 6 लेक्चर में मुझे खत्म करना है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट वीक में कि इस महीने तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बैच में हाईएस्ट रैंक आपने बताया तो आप लोगों ने कि सेकंड रैंक आप लोग में से आई है। सर वो बैच रैंक सेकंड, बाकी ऑल ओवर नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया है, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी बातें होते रहेंगी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ये जेई एडवांस और जेई मेंस लिखना था, एम छोड़ गया। चलिए हाँ, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अच्छा सब लोग अपना माइक ऑफ कर ले बच्चा। अच्छा लास्ट क्लास में बच्चा हम लोगों ने देखा था कि, हाँ क्षितिज कुछ बोलना है बच्चा, क्या हुआ? कुछ बोलना है क्या बच्चा? बोलेगे तो बता सकते हो, जल्दी बोलो, और नहीं तो लोअर हैंड कर लीजिए अगर नहीं बोलना है तो। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। सुनिएगा मेरी बात, समझिएगा बच्चा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है उसकी बात अपन कर रहे थे। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये भी देखा था, बहुत बढ़िया। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में हम लोगों ने देखा था कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा, क्योंकि उतना ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। अच्छी बात है। तो सर आपने यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही बताया। इस एग्जाम्पल में आप क्या बताना चाह रहे थे कि सर अल्फा हाइड्रोजन का क्या सीन है? तो ध्यान से देखिए, अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया बच्चा, तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो उसके स्टेबिलिटी को हम चेक करने के लिए उसके एनायन को बनाएंगे ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि आप देख सकते हो जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा जैसा कि हम देख सकते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहा है। आप देख सकते हो ये ग्रुप प्लस आई लगाएगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब बच्चा आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ये 1 डिग्री है और एक कहीं ना कहीं 2 डिग्री एनायन है। तो बच्चा 1 डिग्री और 2 डिग्री एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। 2 डिग्री अनस्टेबल, 3 डिग्री और ज्यादा अनस्टेबल। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसको मैंने सबसे ज्यादा रखा है। अब देखिए ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा है, हाँ ये रहा ऑर्डर मैंने लिखा है। उसके बाद ये बच्चा ट्रांस है और ये सिस है। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांस और सिस में रिपल्जन सिस में ज्यादा है, इसलिए इसको पीछे रखा है। जनरल ऑर्डर यही होता है जो हमने आपको सिखाया था। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3 के बाद लिखेंगे एप्लीकेशन नंबर 4। सारे लोग प्लीज साथ साथ चलें। बच्चा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन आपको पहले बता रखा है इंडक्टिव इफेक्ट में। एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर यहाँ पे एनायन बना है तो ये 1 डिग्री है, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है जिसको अनस्टेबल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ देगा तो इसको अनस्टेबल करेगा। क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, वॉइस कम आ रही है क्या? वॉइस तो यहाँ से सब कुछ ठीक है बच्चा। चलिए लिखिए अच्छा एप्लीकेशन नंबर 4। अब आप लोग लिखिए, उसके बाद फिर आगे एग्जांपल में और समझाते हैं। रिवाइज बच्चा करना पड़ेगा बच्चा, ये चीजें नहीं चलेंगी अच्छे से। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत है, फिर पिटाई करेंगे इस चीज के लिए। अगर बोलोगे तो सर कि रिवीजन नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रही है चीजें। मैंने बच्चे को बार बार बोला है ये चीज में कि इसको एक एडवांटेज के तौर पे ले, जो टाइम बचता है उसको करे। अगर मार्क्स नहीं आएंगे और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बच्चा आप पीछे हो जाओगे। जितने देर में आप बोलोगे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं याद कर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतने देर में कोई ले गया रैंक, फिर सोचते रह जाइए और फिर बोलते रह जाइए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने आप को उस लायक बनाइए बच्चा। बिल्कुल भी ऐसा मन में मत रखिए कि सर हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा। आप करोगे तब जरूर होगा, आप करने के लिए स्टार्ट तो करो। लिखिएगा बच्चा एप्लीकेशन नंबर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं हीट ऑफ कंबशन। ये भी हमें बताता है, ये भी हमें कौन बताता है? ये भी हमें बता देता है आराम से। कौन? सिंपली हमें बता देता है हाइपर कॉन्जुगेशन का ही एक एप्लीकेशन है। कैसे इसको यूज करते हैं लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए बच्चा हीट ऑफ कंबशन। लिखेंगे बच्चा हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ बर्न करना, जलाना किसी चीज को। तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करोगे तो बर्न कौन होता है? कार्बन होता है, सीधी सी बात है। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा बच्चा उतना ज्यादा क्या होगा?
हीट ऑफ कंबशन मतलब एनर्जी रिलीज होगी, कंबशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो डेफिनेशन इसका लिख लीजिए बच्चा, हीट ऑफ कंबशन को हम शॉर्ट में बोलेंगे HOC। लिख लीजिए डेफिनेशन। हाँ बिल्कुल, लिखिए पहले डेफिनेशन लिखिए। लिखिए बच्चा, व्हेन 1 mole of organic compound when 1 mole of organic compound is burnt in the presence of excess of oxygen, in the presence of excess of O2, जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एनर्जी क्या होगी बच्चा, रिलीज होगी। तो लिख लेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, the amount of energy released known as heat of combustion, और इसी का दूसरा नाम है बच्चा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोलते हैं। आपने आईओसी में थोड़ा बहुत इसका आइडिया तो लिया होगा, एक ही चीज है दोनों। लिख लीजिए। तो क्वेश्चन है सर कहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा कहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो लिख लीजिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं सॉरी, ये क्या हो रहा है, रुकना बच्चा एक सेकेंड। जहां पे ज्यादा कार्बन, ठीक है बच्चा, लिखेंगे बच्चा, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट ऑफ कंबशन is directly proportional to number of carbon atoms, number of carbon atoms। आपको कुछ भी नहीं देखना है बच्चा, सिर्फ इतना ध्यान रखें कार्बन एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर कार्बन एटम सेम हो गया तो, अगर कार्बन एटम सेम हो गया बच्चा, लिखेंगे इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, आर सेम, तो आपको देखना है बच्चा स्टेबिलिटी से, ठीक है। देन हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/स्टेबिलिटी। आप ऐसे समझो बच्चा कि आपके पास दो कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन के नंबर सेम है, तो मुझे बताइए एनर्जी कहाँ ज्यादा रिलीज होगा, जो ज्यादा स्टेबल है या जो कम स्टेबल है। सोचिए, ऑब्वियस सी बात है जो कम स्टेबल है, क्योंकि जो कम स्टेबल है वो चाहेगा हम जल्दी से जल जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी कम है, तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है बच्चा, तो आपको इस तरह से देखना है। तो लिखेंगे बच्चा क्वेश्चन, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन। क्वेश्चन पे फोकस करें और जल्दी जल्दी हाथ चलाएं बच्चा, ठीक है। बताएंगे बच्चा कहां पे ज्यादा है, 1 2 3 4 5 मान लो ये दे दिया, हीट ऑफ कंबशन कहां ज्यादा है। तो सर यहाँ तो कार्बन से फैसला होगा, तो स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, एक बात याद रखेंगे, जहां कार्बन से फैसला होगा वहां स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, बिल्कुल नहीं देखनी है। तो बच्चा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सर यहाँ पे दिख रहा है हमें 1 2 3 4 4 कार्बन दिख रहे हैं, और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर यहाँ पे ज्यादा होगा, डायरेक्टली है, बहुत सिंपल है। तो कुछ लोग आंसर भी गलत बता रहे हैं। अच्छा 6 कार्बन इधर है ना, तो उधर ज्यादा होगा ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, बताइए बताइए कहाँ होगा, सर फर्स्ट वाले में होगा। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चा जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, पहले अभी इसको आप करो। ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया। नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ देखना है सर, 4 कार्बन और 5 कार्बन, जहां ज्यादा कार्बन वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, सफिशिएंट O2 में अगर आप रिएक्ट करोगे बच्चा तो सफिशिएंट बर्निंग नहीं होगी, ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कंप्लीट होता है बच्चा। आपने फिजिकल में पढ़ा होगा
कि जब कार्बन को सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो CO2 बनता है। अगर सफिशिएंट नहीं होगा, मतलब अगर मैं बात करूं एक्सेस और सफिशिएंट का मतलब वही है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगा तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, फिर से उसका बर्निंग पॉसिबल। ठीक है, चलो नंबर 4 लिखेंगे बच्चा, और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताएंगे कौन ज्यादा होगा। तो सर जब दोनों क्वेश्चन में देखा तो एक चीज समझ में आया, कार्बन तो सेम है। हाँ, यहाँ पे क्या बचा, कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। फैसला किससे होगा, फैसला होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी से होगा। अगर हम स्टेबिलिटी देखें बच्चा तो बताइए डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे सिखाया, अल्फा एच से। पहले में कितना अल्फा एच है सर, 2 अल्फा एच है। दूसरे में कितना अल्फा एच है, 3 और 3 6 अल्फा एच है। बताओ स्टेबल कौन ज्यादा, सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है। तो जलना क्यों चाहेगा, और जलेगा तो एनर्जी कम देगा। इसका मतलब जिसकी स्टेबिलिटी कम वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्या क्लियर है क्या। सेकेंड में रेजोनेंस है, कहां से रेजोनेंस तुम्हें दिख गई भाई, अरे मेरे भाई सेकेंड में कहां रेजोनेंस दिख गई, कहां, यहाँ रेजोनेंस मुझे नहीं दिख रही है, बताओ कहां है रेजोनेंस, कहां, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो भाई, कहां रेजोनेंस है, कहां पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, अभी सही सही बताओगे, जल्दबाजी करके गलती नहीं करोगे। अब बताओ, हाँ सर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जैसा कि हम देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन दोनों में आपने एक जैसा ही बनाया है तो सेम है। फैसला किससे होगा, स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर बहुत सारे हैं, रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। भारी कौन पड़ता है, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस पहले कैटेगरी में आता है बच्चा, ध्यान से देखे तो पता चलेगा यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे हाइपर है, ओनली हाइपर है। वहां पर हाइपर भी और रेजोनेंस भी, नो डाउट, लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि रेजोनेंस भारी पड़ चुका है। तो स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल के कारण एनर्जी कम रिलीज करेगा। क्या क्लियर है क्या बच्चा, बताइए। और समझ में आ गया तो नया क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, अभी गलती मत कीजिएगा, बताइएगा 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 कार्बन दिया, 1 2 3 4, मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, और एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ 1 2 3 4 5, तो एक यहाँ और एक यहाँ। चलिए 3 क्वेश्चन है आपके पास, इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है 1 2 3 में, या ABC जो मानना आप मान सकते हो, आप पे डिपेंड। सबसे पहला काम स्टेबिलिटी नहीं देखना है, कार्बन देखना है। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में लोग गलती कर देते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी को देखने लगते हैं, ना ना ना। कार्बन कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है, जबकि इन दोनों केसेस में 5 कार्बन है। तो डाउट अनडाउटली अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन बी और सी में है या सेकेंड और थर्ड में है, कौन ज्यादा होगा सर। केस अगर देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है सर, क्योंकि अगले वाले में रेजोनेंस नहीं है। हाँ सर इसका मतलब ये सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब 2 होगा और फिर 3 होगा। अरे आया क्या, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रेजोनेंस अगर इधर भी होता तो कंपाउंड मतलब होता तो क्या क्या मतलब है, अगर ये वाला डबल बॉन्ड आप उठा के यहाँ लगा देते तो दोनों तो सेम कंपाउंड हो जाता ना। अरे दोनों तो सेम कंपाउंड हो जाता ना, फिर कुछ तो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर तो देखते ना। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, अभी ऐसा सा क्वेश्चन बहुत आ रहा है, परेशान मत होइए, क्वेश्चन जितना दे रहे उतना बनाइए पहले। सर सबसे पहले कार्बन काउंट करना होता है, तो 6 7 8 9, ध्यान से देखें यहाँ 9 कार्बन है, मान लीजिए 1 2 3 कर लीजिए। सर यहाँ पर 1 6 7 8 9 कार्बन है, और लास्ट वाले में सर 7 कार्बन है।
तो सीधी सी बात है, सी वाला या थर्ड वाला सबसे लास्ट में आएगा। बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला सबसे लास्ट में आएगा और वो लास्ट में जा चुका है। क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड में कैसे करें। हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लीजिए, क्योंकि रेजोनेंस के दर्शन तो हो नहीं रहे हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेगा कि यहाँ पर 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको क्लियरली पता चल गया बच्चा, सेकेंड वाला लेस स्टेबल है, इसलिए सेकेंड वाले की एनर्जी ज्यादा होगी जब इसको जलाएंगे तो। क्या क्लियर है? क्या जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसी पे कीजिए। अभी क्वेश्चन आगे अपने आप से दिमाग लगेगा तो खराब हो जाएगा सब कुछ। सोचिए, पहले जो करा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से अभी आंसर बता दीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए फास्ट वे में, क्योंकि अब चीजें आप सीख चुके हो। 1 2 3। सर पहले कार्बन देखना है। बच्चा एक बात बताता हूँ, थोड़ा पढ़ के आया करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ के आया करो। लास्ट क्लास में अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना बताया था, और तुम अब कह रहे हो कि 7th में अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया। मतलब इस तरह से कैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, मुझे बताइए। मतलब आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा है मेरे भाई? यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमें दिख रहा है क्योंकि 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 3 और एक 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन लिख लिया। क्या दिक्कत है इसमें? उसके बाद बच्चा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लिख दिया। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन का नंबर ही कम है, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 6 7 8 9। सर यहाँ 9 कार्बन है, यहाँ भी 9 कार्बन है, लेकिन सर यहाँ पे 6 7 8 कार्बन है, तो थर्ड वाला तो सर सबसे लास्ट में चला जाएगा, चाहे वो कितना ही स्टेबल क्यों ना हो। कार्बन कम हो गया ना, खत्म। नेक्स्ट 1 और 2 वाले में क्या करें सर? हाँ कीजिए ना, 1 और 2 वाले में कीजिए। देखिए स्टेबल कौन है तो पता चलेगा। यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन बचे? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 9 कार्बन वाले में 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये सब पहले करा रखा है, ठीक है। तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये पीछे चला जाएगा और पहला वाले में एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। हाँ 1 2 3, वेरी गुड। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अब जल्दी से आगे कीजिए। मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, या 1 2 3 जो आपको लिखना अच्छा लगे। आंसर बताइए जल्दी से, क्या आ जाएगा? आ चुका है आंसर सर। यहाँ पे 3 और 3 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 और 3 7 कार्बन है, यहाँ पे सर 4 ही कार्बन है। ध्यान से देखा तो पता चला कार्बन से ही फैसला हो गया, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। तो बी सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, और फिर ए, और सबसे कम सी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नंबर 10। 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये है, और मान लीजिए ये है। मैंने क्वेश्चन आपको दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, या ABCD जो अच्छा लगता है आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कहाँ पे ज्यादा कहानी आएगी? हाँ सर, पहले वाले में तो देखें तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे 3 और एक 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। सर इन तीनों में फैसला स्टेबिलिटी करेगा। तीनों में फैसला कौन करेगा? स्टेबिलिटी करेगा। और सर ये तो सबसे ज्यादा होगा, इतना फिक्स है। मतलब मैं ये लिख देता हूँ कि एक नंबर सबसे आगे आएगा। अब 2 3 में आप डिसाइड कीजिए, 2 3 4 में क्या होगा। सर अब अल्फा हाइड्रोजन की बारी। हाँ अब अल्फा हाइड्रोजन की बारी। चलिए अल्फा हाइड्रोजन देखिए, यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। सर हम तो फंस गए। नहीं, आप फंसे नहीं हो, आपने पढ़ा है। जब कभी अल्फा हाइड्रोजन इस तरह से दिख जाए तो हमने आपको बोला था कि ये वाला चीज आपको एटलीस्ट रटा होना चाहिए कि ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है,
फिर ट्रांस और फिर सिस। ठीक है, मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो मुझे बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर तीनों में कौन है? 2, 3, 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंड वाला। नोट पॉइंट मैंने लिखाया था बच्चा, इसी दिन के लिए लिखाया था। इसका मतलब सेकेंड वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। और सबसे कम स्टेबल कौन है सर? फोर्थ वाला। इसका मतलब फोर्थ यहाँ चला आएगा और थर्ड यहाँ बीच। देखो बच्चा, मैंने आपको स्टार लगाकर बोला था कि रट्टा मार लो, उसको रख लो, बिल्कुल मैंने बोला था, काम ही आएगा वो। हाँ, ये चीज जरूर है कि उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद रिजल्ट अगर आपको पता हो कि इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो कहानी बहुत सिंपल है, ये ज्यादा स्टेबल था, फिर ट्रांस आ जाता है और फिर सिस आ जाता है, खत्म। जनरल यही ऑर्डर था। क्या आंसर सही है आप लोगों का? HOC का आंसर सही है? वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। जब फैसला कार्बन से हो तो आगे नहीं बढ़ना अपने को, ठीक है ना? तो इसमें कितने कार्बन है सर? 6, 7, 8, 9। 9 कार्बन इसमें दर्शन हो रहे हैं सर। इसमें 6, 7, 8 कार्बन दर्शन हो रहे हैं सर। इसमें 5, 6, 7 कार्बन दर्शन हो रहे हैं सर। आंसर आ चुका है कार्बन से ही, तो अपने को आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज ध्यान रखेंगे, स्टेबिलिटी से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। क्या आ गया? क्या सॉरी, आ गया क्या? वेरी गुड। नंबर 12, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया। बताइए आंसर क्या होगा? हीट ऑफ कंबशन की ही बात चल रही है अभी भी सर। जहां ज्यादा कार्बन होगा वहां ज्यादा, क्लियर है क्या? ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा 30 मार्क खाने वाला कंसेप्ट नहीं है। कार्बन का नंबर देखो, कहानी खत्म। कार्बन सेम है, स्टेबिलिटी देखो, कहानी खत्म। स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। रेजोनेंस को पहले प्रायोरिटी देना है, हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में आएगा, क्योंकि रेजोनेंस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करता है एज कंपेयर टू हाइपर में, क्योंकि हाइपर में ऑर्बिटल एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होते। मैंने सारी कहानी आपके सामने रख दी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं एक छोटा सा चीज आपको बताता हूं बच्चा। मुझे बताइए, अगर कार्बन sp3 है, मेरी बात समझना, मेरी बात सुनना। अगर कार्बन sp3 है, हाँ क्वेश्चन सेम आएगा, आप एग्जाम में करना, अभी पढ़ो पहले। अगर कार्बन sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए बच्चा? स्टेबिलिटी के लिए अगर sp3 कार्बन है तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, आपने आईयूसी में पढ़ा है। ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं, ये वाला ट्रायंगल है, ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है। मुझे बताओ ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। इस कार्बन का भी sp3, इस कार्बन का भी sp3। मैं कह सकता हूं कि सर ये सारा कार्बन जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है sp3 है। लेकिन बच्चा ध्यान से अगर देखो तो ये एंगल कितना है? ये एंगल क्या है ट्रायंगल के अंदर? 60 डिग्री। मुझे बताओ, ये तो अनहोनी हो गया ना। अरे कार्बन कार्बन क्या चाहता है कि एंगल 109 डिग्री के आसपास हो। एक्चुअल एंगल जो होना चाहिए वो 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन, ये एंगल रिपल्सन, एंगल स्ट्रेन है क्या? एंगल स्ट्रेन, एंगल के कारण स्ट्रेन। मॉलिक्यूल चाहता है खुलना, मॉलिक्यूल चाहता है खुलना, लेकिन खुल नहीं पा रहा है। हाँ, एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है बच्चा, एंगल इस तरह से है 60 डिग्री का, मॉलिक्यूल ऐसे रहना चाहता है 109 डिग्री पर, लेकिन मॉलिक्यूल इस तरह से बंधा हुआ है, आपने रिंग बना दिया है, जिसके कारण यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सर यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। यहाँ क्या है बच्चा? एंगल स्ट्रेन। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चा, क्लियरली सुनना तो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या बच्चा सिमिलरली हम देख सकते हैं क्या? जब हमारा 4 का
बनता है तो एंगल कितना दिख रहा है हमें यहाँ पे 90 डिग्री। कितना दिख रहा है एंगल 90 डिग्री। क्या एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा सा रिलीफ हुआ? अरे पहले 60 डिग्री था, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा सर यहाँ एंगल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मोस्ट ऑर्डर पे है, ज्यादा है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ अभी भी है लेकिन थोड़ा रिलीफ मिला है। क्यों? मॉलिक्यूल थोड़ा सा तो दूर गया है, 90 डिग्री पे आ गया है। अच्छा बच्चा, अगर 5 का चेन बना दे तो क्या कहानी, जरा बताना मुझे। 5 में तो ऐसे नहीं बनते, 5 में आपको हेक्सागन बनाना होता है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से मैं बना वैसे देता हूं लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मुझे बताया बच्चा, हाँ पेंटागन, बिल्कुल सही बात है। ये एंगल कितना है सर? ये एंगल 72 डिग्री है। 72 कह रहा हूँ, सॉरी, 72 नहीं, 72 कैसे हो सकता है यार? तुम लोग गलती करवाते हैं, तुम लोग जल्दबाजी में गलती कराते हो। सुनो मेरी बात कैसे है, मैं फिर से बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ बनाकर, ध्यान से देखो। अगर इसका ये सेंटर है, ध्यान से देखो, पेंटागन मैंने बना दिया, अगर ये सेंटर है तो बच्चा ये जो यहां से ये वाला जो एंगल है, मेरी बात बताओ पहले कि ये पूरा एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल, ये पूरा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना है टोटल? तो हाँ ठीक है, टोटल तो ठीक है, आपने कर लिया। ये एंगल कितना है? अरे ये एंगल कितना आ जाएगा? हाँ 108 डिग्री आ जाएगा। वेरी गुड अनुभव, कुछ लोगों ने अच्छे से आंसर दिया है। ध्यान से समझो बच्चा, मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एंगल जो होगा, ये आप जो बात कर रहे हो ना, ये एंगल की बात कर रहे हो, ये 72 डिग्री होगा। अरे हाँ या ना? अरे ये एंगल 72 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल दोनों तो बराबर है ना, हाँ या ना? और अगर ये 72 है तो बाकी का ये एंगल कितना होगा? अरे मेरे भाई सीधी सी बात है, अगर ये एंगल आप निकाल रहे हो, सब तरफ से आपने ट्रायंगल बना दिया, तो ये 72 72 72 72 72 सबको जोड़े तो 360 डिग्री। ठीक है बच्चा, सिमिलर एकदम कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, मैथ में आपने पढ़ा है। तो अगर ये 72 डिग्री है बच्चा, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? 180 माइनस 72। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। तो इसका मतलब ये और ये एंगल देखो इस तरह से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से आ रहा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने ऐसे जोड़ा है और ये एंगल आ रहा है बच्चा 72 डिग्री। ध्यान से देखो, मैंने ये वाला जो पॉइंट है ना उठा के बाहर लिख दिया, ये हो गया 72 डिग्री। तो मुझे बताओ, अगर ये ट्रायंगल है तो बाकी 100, हाँ मैथ सही तो करना है यार, किससे करना है, मैथ सही तो कर रहा हूं मैं। ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 54 और 54 हो जाएंगे। वेरी गुड, तो ये एंगल भी 54 होगा और मैं कहूं ये भी एंगल 54 होगा। तो ये एंगल अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा बच्चा? हाँ छोटा बनाया ना तो लिखने में छोटा छोटा हो रहा है इसलिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा। ये एंगल अगर मैं यहाँ पे बना दूं फिर से पेंटागन जैसा, तो ये वाला जो एंगल है 108 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे बताओ एंगल स्ट्रेंथ कमा या बढ़ा या क्या हुआ? एंगल स्ट्रेंथ अभी भी क्या है? बहुत अच्छा है। ये सर 109 होना चाहिए, एंगल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेन है लेकिन बहुत कम है। अरे बहुत कम है, सोचो ना, क्योंकि 109 होना चाहिए और अब 108 हो गया है। मुझे बताओ बच्चा, यही चीज अगर मैं यहां बना दूं हेक्सागन में, 6 की रिंग बना दिया, तो एंगल कितना है? एंगल 120 डिग्री की है बच्चा। और एंगल अगर 120 डिग्री है तो यहाँ पर फिर से एंगल स्ट्रेन बढ़ चुका है। एंगल स्ट्रेन यहाँ भी है। मुझे बताओ बच्चा, एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर क्या है? मैं तुमसे अगर पूछूं एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन कहां पे दिख रहा है मुझे बताओ? सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस केस में दिख रहा है? थर्ड वाले में, ट्रायंगल वाले में। वेरी गुड, तो एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर ये है। ठीक है, उसके बाद 4 वाले में, उसके बाद किस में है? 4 के बाद, वेरी गुड, 6 वाले में है बच्चा। 4 के बाद 6 वाले में है, क्योंकि 6 में एंगल 120 डिग्री है और होना कितना चाहिए? आइडेंटिकल 109 डिग्री। तो 109 के पास में कौन है? 108 है। तो 108 में एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
मतलब मैं अगर तुमसे बोलूं एंगल स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 के रिंग में एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर 4, फिर 6, फिर 5। क्या ये समझ में आया बच्चा? ऐसा क्यों? क्योंकि 108 डिग्री 109 के आसपास है तो एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, मॉलिक्यूल खुश है। अब यहाँ पे 120 हो गया, मॉलिक्यूल दुखी हो गया, यार तुमने गड़बड़ कर दिया, तुमने एक्सपेंड कर दिया, हम तो पास आना चाहते थे। और सिमिलरली बच्चा अगर हम यहाँ पे देखें तो 90 डिग्री का एंगल बना था और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना था, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया, क्योंकि sp3 के अंदर जो एंगल होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री होना चाहिए था, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम है। क्या यहाँ तक क्लियर आ रहा है क्या? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ बच्चा। तो मुझे बताओ, ऑब्जर्व जो आपने थ्योरेटिकल अगर आप निकालोगे स्टेबिलिटी, तो बताओ बच्चा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी लग रही है आपको? इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी लगेगी? ऑब्वियस सी बात है सर, जहां पे स्ट्रेंथ सबसे कम है, एंगल स्ट्रेंथ कम है, तो मॉलिक्यूल खुश है और वो मॉलिक्यूल चाहेगा कि हम सबसे ज्यादा नेचर में एग्जिस्ट करें। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद 6 की, उसके बाद 4 की, उसके बाद 3 की, ऐसा हमें लगा। लेकिन बच्चा यहाँ पे एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो आपको ध्यान रखना है। ये एक्सप्लेनेशन हम थोड़े टाइम के बाद देंगे, जब हम कुछ टॉपिक पढ़ा देंगे कन्फर्मर आइसोमर्स में। आइसोमर्स में दोबारा आएगा, बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल स्टेबिलिटी बच्चा 6 की रिंग की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 5 की रिंग आती है, उसके बाद बच्चा 4 की रिंग आती है और सबसे लास्ट में 3 की रिंग आती है। तो सर ये कौन सी स्टेबिलिटी है जो आपने ऊपर लिखा? ये तो हमने इसके हिसाब से लिखा जो यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पर बच्चा स्टेबिलिटी ये आती है। रीजन कार्बन बिल्कुल नहीं है, कार्बन का नंबर बिल्कुल नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल स्टेबिलिटी ये होती है। इसका रीजन मैं आपको दूंगा, ठीक है? जब अपन पढ़ेंगे आगे तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए कॉपी कर लीजिए और स्टार लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल ऑर्डर रिंग की स्टेबिलिटी का क्या है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिंग का स्टेबिलिटी है 6, 5, 4 3 एक्चुअल, और एक्चुअल से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, थ्योरेटिकल का कोई लेना देना नहीं याद है। हाँ, एंगल स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? एंगल स्ट्रेंथ का ऑर्डर है 3, 4, 6, 5। एंगल स्ट्रेंथ भी याद होना चाहिए और एक्चुअल स्टेबिलिटी भी याद होनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्शंस तो हैं, लेकिन रीजन है इसका, अभी नहीं, आगे। क्या समझ में आ गया क्या? मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ बताने की कोशिश की है, इसका एचओसी से कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। आगे बढ़े क्या? अरे बोलो, चलो। हेडिंग डालेंगे बच्चा एप्लीकेशन नंबर 5। एप्लीकेशन नंबर 5। एचओसी का तो ऑर्डर पहले ही बता दिया ना बच्चा, कार्बन के नंबर के हिसाब से एचओसी का ऑर्डर आएगा। अरे मैंने पहले ही बता दिया भाई, मेरे कार्बन के नंबर के हिसाब से एचओसी का ऑर्डर आएगा, तो पहले ही बता दिया, ठीक है? एप्लीकेशन नंबर 5 लिखेंगे बच्चा एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं बच्चा, थोड़ा पढ़ना है अपने को बहुत सारा चीज। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कैसे समझेंगे वो समझेंगे। ये क्या था? जब हमारे पास, अच्छा हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप किसी डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो बच्चा, तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, लिख लीजिए, व्हेन 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is hydrogenated in presence of excess of H2 on metal surface। ये रिएक्शन आपने क्लास 10 में थोड़ा सा है पढ़ा होगा, एकदम थोड़ा सा, अभी याद आ जाएगा जब करेंगे तो। then amount of
amount of heat released is known as hydrogenation. डेफिनेशन बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है, कीजिए इसको एक बार लिखिए फिर बताते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मोल क्यों लगा देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चा। कभी भी किसी एंथैल्पी को एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग 1 मोल के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं, ठीक है। एक चीज और, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ मेटल सरफेस क्यों। हाइड्रोजन एक गैस है, अगर आपको रिएक्शन कराना है तो हाइड्रोजन को पकड़ के रखना पड़ेगा। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि हाइड्रोजन जो है प्लैटिनम या निकेल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है। तो अगर प्लेटिनम का वहां सरफेस रख दें तो हाइड्रोजन अपने आप उस सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है, पड़ा रहता है, तो रिएक्शन जल्दी होता है, इसलिए बच्चा हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ने वाले हो बहुत बढ़िया से। जैसे मान लो बच्चा, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, समझना। सपोज करो कि यहाँ पे बच्चा एक पाई बॉन्ड है, ध्यान से देखना। सपोज करो बच्चा यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, आप देख सकते हो पाई बॉन्ड है। जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेस मिलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम, मैंने पहले बोला मेटल सरफेस का होना जरूरी है तभी रिएक्शन होगा। तो होगा क्या बच्चा, देखो एक पाई बॉन्ड जो पहले से है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। बेसिकली हाइड्रोजन जाकर चिपक जाएंगे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप कहोगे सर एनर्जी रिलीज क्यों हो रहा है, एनर्जी रिलीज क्यों हो रहा है। अच्छा, आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज पढ़ाई गई होगी, याद कीजिए स्टार्टिंग में, कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सिस्टम स्टेबल होता है। हाँ या ना, बोलो, ठीक है। नहीं बताया था ऐसा। अरे बॉन्ड कब बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, मुझे बताइए। बॉन्ड तब बनता है बच्चा जब कोई बॉन्ड टूटता है। सुनो मेरी बात, हाँ ऑब्वियस बात है, एनर्जी रिलीज होती है, कहने का मतलब जब कोई बॉन्ड टूट रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बात बोलूं, मैं समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ। केमिकल बॉन्ड बनने का रीजन ये कि वहां एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चा अगर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं, आप देख सकते हो पाई बॉन्ड गायब हो गया। तो मुझे बताओ कितने पाई बॉन्ड टूटे। क्या मैं कह सकता हूँ एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और कितने सिग्मा बॉन्ड बने। अरे देखो 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ओवरऑल नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा या कम, ज्यादा। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो एनर्जी क्या होगा बच्चा, रिलीज होगा। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। मैं अगर तुमसे एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं बोलूंगा एक पाई टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेगा, 2 सिग्मा बनेगा। और अगर 2 सिग्मा बन रहा है इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसलिए बच्चा हम लोग एनर्जी रिलीज के टर्म में बात करते हैं। इसलिए जब भी हाइड्रोजनेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा बनता है। खैर आगे चलते हैं बच्चा, एचओएच कैसे कंपेयर करेंगे इसके बारे में। तो एचओएच को कंपेयर करने का सिंपल सा तरीका है। एचओएच हो किस पे रहा है ये बताओ। क्या पाई बॉन्ड पे ही तो हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 2 हाइड्रोजन लग जा रहा है। क्या लगता है जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एचओएच होगा। अरे हाँ या ना। एचओसी में नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता था, एचओएच में किस पे डिपेंड करेगा, पाई बॉन्ड पे। तो मैं कहूंगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। लिख लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। फिर से वही क्वेश्चन मन में आया कि सर अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तब क्या करेंगे। अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे जैसे ऊपर देखते थे। तो यहाँ पे लिख लेंगे इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर सेम, तो क्या देखेंगे बच्चा यहाँ पे, तब देखेंगे स्टेबिलिटी। तो हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी, मतलब हम कह सकते हैं जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो स्टेबल है वो कन्वर्ट क्यों होना चाहेगा। 2 फैक्टर यहाँ भी है, 2 फैक्टर वहां भी था,
दोनों फैक्टर में डिफरेंस बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन पहले लिख लें क्या बोलना चाह रहे हैं। कंपेयर HOH, कंपेयर HOH, ठीक है। लिखेंगे पहला क्वेश्चन और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। बताइए क्या लगता है। हाँ सर लगेगा क्या, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो HOH ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन, क्या लगता है सर, एक में 5 की रिंग है, एक में 6 की रिंग है, कार्बन अलग अलग है सर, कार्बन से कोई लेना देना है क्या? नहीं सर, कार्बन से तो कोई लेना देना नहीं, आपने ऊपर बता रखा है, पाई बॉन्ड को चेक करो, कहानी खत्म। बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, आंसर बताइए। क्वेश्चन आंसर कॉपी करते जाएगा बच्चा प्लीज, जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे हैं, भावनाओं में बह गए हैं और शांति से बैठे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप लोग करके बताएं। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को बताइए सॉल्व करके। 1 2 3। सर यहाँ तो पाई बॉन्ड सेम है। हाँ तो स्टेबिलिटी की तरफ जाइए ना, स्टेबिलिटी आपको बताएगा क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है क्या। हाँ पहले में कितना सिग्मा बॉन्ड सर, 3 और 3 और 3, 9 अल्फा HR है बच्चा, सिग्मा मतलब अल्फा, सॉरी मैं सिग्मा बोल दिया। दूसरे वाले में देखे बच्चा तो 3 और उधर 2, 5। वेरी गुड बच्चा, बहुत शानदार। यहाँ पे कितने अल्फा एच सर, एक ही अल्फा एच के तो दर्शन हो रहे हैं और वो अल्फा एच यहाँ पे है। खैर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताइए एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ रिलीज होगा सर, तीसरे वाले में, और पहले वाले में सबसे कम। ध्यान दें ये HOH है, HOC नहीं है, क्योंकि HOH का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन पाई बॉन्ड को हटाकर, ठीक है, इसलिए पाई बॉन्ड की तरफ फोकस करना है, कार्बन की तरफ फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पे है, इसी तरह से बच्चा यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक यहाँ पे मान लीजिए लगा दिया। उसी तरह से बच्चा यहाँ पे मान लीजिए एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक यहाँ लगा दिया। चलिए चेक कीजिए, आंसर बताइए। सर यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है। सर इतना तो कंफर्म है कि फर्स्ट वाला सबसे आगे रहेगा, ठीक है। बच्चा आप सोचो ना बच्चा, स्टेबल अगर कोई सिस्टम है तो रिएक्शन करना चाहेगा क्या, और जब रिएक्शन नहीं करना चाहेगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना, रिलीज कम होगी ना, बस उसी की बात कर रहे हैं हम, और क्या। तो मुझे बताओ सेकेंड और थर्ड वाले में कैसे चेक करना है। हाँ सर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, आई रिपीट, रेजोनेंस से पहले चेक किया, रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन, नहीं 4 नहीं, और भी हैं, और भी हैं, मैं सिर्फ एक ही लिखा हूं। ये देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो कितने हो गए बच्चा, यहाँ से अल्फा, अल्फा और अल्फा, 2 2 4 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चा यहाँ पे। और वहां कितने हैं, ध्यान से देखो, ये अल्फा और ये अल्फा, तो एक और एक, 2 अल्फा। मुझे बताओ स्टेबल कौन है सर, सेकेंड वाला, तो उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चा, तो लिख लीजिए 1 आएगा, फिर सेकेंड, थर्ड आएगा और फिर सेकेंड। बच्चा इजी है टॉपिक, बिल्कुल बोलिए, इजी टॉपिक है, अरे बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 तो लिख लिया, 6।
चलिए सर, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पहले वाले में ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और नीचे वाला 4 है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, रट ने भी बोल दिया है कि सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अल्फा हाइड्रोजन सब में सेम है, आप देख सकते हो। तो मैं कहूंगा सर सबसे ज्यादा स्टेबल 4th वाला है, तो इसको सबसे लास्ट में डाल दो, और सबसे कम स्टेबल 3rd वाला है, तो इसको यहाँ डाल दो। तो 2nd वाला कहाँ आ गया? बीच में। देखो बच्चा, मैंने बहुत आसानी से ऑर्डर लिख लिया HOH का भी, जैसे HOC का लिखा था। कार्बन के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज का, जल्दबाजी में फैसला गलत नहीं लेना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है स्क्रीन पे, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, इसका आंसर बता दीजिए। सर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए इसका कम, इसका ज्यादा। गलत हो गया, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, फैसला पाई बॉन्ड पहले करेगा रेजोनेंस में, ठीक है, स्टेबिलिटी बाद में आएगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे बच्चा, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, अब सुनिए। क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है बच्चा, यहां पर HOH किसका ज्यादा है? सर ऑब्वियस सी बात है, HOH फर्स्ट वाले का ज्यादा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा, कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको 1 मार्क कर दूं, इसको 2 कर दूं, तो मैं बोलूंगा सर इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा सर HOH 1 का ज्यादा होगा, 2 का कम होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड से फैसला हो जाए। कैसे HOH इक्वल है? क्या बातें कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो यार। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछता है बच्चा HOH पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड, इसको समझो बच्चा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि यार 1 पाई बॉन्ड अगर 2 पाई बॉन्ड है और या 3 पाई बॉन्ड है, तो नो डाउट इसमें तो ज्यादा आएगा ही आएगा, लेकिन पर पाई बॉन्ड क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो 1 पाई बॉन्ड में 30 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड में कितनी होगी? सर 60 होगी। अरे 2 पाई बॉन्ड में कितनी होगी? 60 होगी। 3 पाई बॉन्ड में कितनी होगी? 90 होगी। 90 होना तो यही चाहिए, लेकिन बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उससे कम रिलीज होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है हाइब्रिड के कारण। तो बच्चा अगर क्वेश्चन में कभी HOH पर पाई बॉन्ड बोला जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कभी क्वेश्चन में HOH पर पाई बॉन्ड बोला जाए, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? स्टेबिलिटी से आंसर निकाल देंगे। मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टली आपको यही करना है कि स्टेबिलिटी से आपको निकाल कर खत्म कर देना है। डेटा वाइज अभी क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन समझे HOH पर पाई बॉन्ड कितना होगा? सर 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड में नो डाउट ओवरऑल HOH तो 1 का ज्यादा है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया है HOH पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड, तो बताइए बच्चा स्टेबल कौन है दोनों में? पर की बात करें, मतलब 1 पाई बॉन्ड को पकड़ के करना है, दोनों में स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है बच्चा, इसलिए उसकी पर पाई बॉन्ड क्या होगी बच्चा? कम हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा ड्यू टू रेजोनेंस, और यहाँ रेजोनेंस है जिसके कारण स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब देखो, आपको मैं दोनों तरीका बता दूंगा, ठीक है, आपको मैं दोनों तरीका बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। आपको बस इतना समझो, कभी भी क्वेश्चन पर पाई बॉन्ड आ जाए तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी, तब पाई बॉन्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर पाई बॉन्ड तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, हाँ, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है अभी फिर से पढ़ेंगे और इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखो बच्चा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके लिए आया तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन लिखो और मुझे बताओ, ये सिस हो गया या ट्रांस हो गया, ठीक है। मुझे बताओ बच्चा HOH का ऑर्डर क्या है
और दूसरा क्वेश्चन है HOH पर पाई बॉन्ड क्या है। HOH का ऑर्डर क्या है? HOH में सिर्फ आपको क्या है, नॉर्मल तरीका देखना है जैसे सिखाया था सर, 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा। सेकेंड और थर्ड में देख सकते हैं सी से एक ट्रांस है, तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस, तो ये सेकेंड पे आ जाएगा और ये थर्ड पे आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम। अब क्वेश्चन है HOH पर पाई बॉन्ड के लिए क्या देखना है। सुनो मेरी बात, पहले हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते थे, अब हमने डिसाइड कर लिया कि पर पाई बॉन्ड देखना है, दूसरे फैक्टर से आंसर आ जाएगा, स्टेबिलिटी से। तो बताओ 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है? फर्स्ट वाला, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। अरे दिख रहा है आपको, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो हम कहेंगे सर फर्स्ट वाला सबसे स्टेबल है, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। और सेकेंड और थर्ड वाले में सर सेकेंड वाला अनस्टेबल है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा बच्चा, थर्ड वाला उसके बाद चला जाएगा और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट। तो क्या ये चीज समझ में आई? झूठ मत बोलना, समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देते हैं, अभी हम देखते हैं कर पाते या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक, दो, तीन, चार। पहले आपको HOH बताना है, पहले आपको HOH बताना है। HOH बताइए सर। HOH का मतलब ओवरऑल पूछा है ना आपने? हाँ ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखिए बच्चा, मैं कह रहा हूँ पुराने चीजों पे ध्यान देने से अच्छा नई चीजें सीखने की कोशिश कर। तुम लोग पैनिक नहीं हो यार, करने की कोशिश करो। HOH में क्या सिखाया था, पहले HOH का ऑर्डर निकालो। जितने देर में टाइप करते तो निकल जाता है चीजें यार। सर पाई बॉन्ड, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। सर फैसला किससे करना है HOH का? पाई बॉन्ड से। तो सर पाई बॉन्ड तो 4 में सबसे ज्यादा है, तो इसका HOH सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, HOH इसका सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद 1 और 3 में कैसे कंपेयर करें? क्या आपको 3 में रेजोनेंस दिख रहा है क्या? स्टेबिलिटी, हाँ थर्ड में रेजोनेंस दिख रहा है। इसका मतलब सर अब हम पाई बॉन्ड सेम हो गया तो रेजोनेंस की तरफ गए, तो पता चला इसके बाद 1 आएगा और इसके बाद थर्ड आएगा, क्योंकि थर्ड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन है सर कि क्या हमारा 2 नंबर सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड 1 है। मेरा क्वेश्चन है HOH पर पाई बॉन्ड कितना होगा, ऑर्डर क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, बेहतरीन। सर इसके लिए हमें सिर्फ स्टेबिलिटी देखने की जरूरत है। मुझे बताओ, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, इसके लिए सिर्फ स्टेबिलिटी देखने की जरूरत है। मुझे बताओ क्या फील आ रही है? सर रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, लेकिन बढ़िया रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? सर फोर्थ वाले में, क्योंकि फोर्थ में एरोमेटिसिटी आ गई है। अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे हम सिर्फ क्या देखेंगे बच्चा? मैंने फिर से बोला आपको, यहाँ पे सिर्फ हम स्टेबिलिटी देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर फोर्थ वाला। अरे फोर्थ वाला स्टेबल है ना, एरोमेटिसिटी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। उसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो ना, पहले 3 वाला, वेरी गुड। उसके बाद 1 और 2 में फैसला हो रहा है, तो 2 में और 1 में, 2 और 1 में कैसे देखेंगे बताओ? 2 और 1 में सर स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे बताओ? सर यहां पर, हाँ ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। फर्स्ट वाले में अगर देखें तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें देखें तो बच्चा, इसमें देखें तो, अरे बोलो, हाँ एक काम करो, थोड़ा सा आप इसको सिंपल करने के लिए, क्योंकि आगे आगे का कंसेप्ट आपको पढ़ाया नहीं, आप यहाँ एक डंडा लगा दो। हाँ आप एक डंडा लगा दो ना, बात मानो, एक डंडा लगा दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल? एंटी एरोमेटिक कहाँ यार, फर्स्ट वाला कुछ भी बोल रहा है, नॉन एरोमेटिक है भाई मेरे, कहाँ तुम तहस नहस कर दोगे पूरा नॉलेज को। फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक तुमको कहाँ से दिख गया? कुछ भी बोल रहा है यार। यहाँ से यहाँ 2 सिग्मा पाई का बॉन्ड गैप हो गया,
चलिए खैर ध्यान से देखिए बच्चा, तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी सबसे पीछे आएगी। फिर हम देखेंगे बच्चा थर्ड वाला, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है, इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस उसमें भी है लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर है। और बच्चा अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकेंड वाले में सर, सेकेंड वाले में स्टेबिलिटी कम है और फर्स्ट वाले में स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? सेकेंड वाले में कितने अल्फा एच हो गए बच्चा? 3 अल्फा एच, और यहाँ पे 4 अल्फा एच, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन हो गए? फर्स्ट वाला। क्या ये क्लियर है क्या बच्चा? बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इससे ऊपर कभी भी क्वेश्चन एचओएच और एचओसी का नहीं जाएगा। कर लोगे क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालेंगे बच्चा, एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर, जिनको डाउट है लास्ट में हम बताएंगे, अभी हम तुम लोग को बता दिए, बहुत बता दिए, अभी तुम लोग थोड़ा सा अपने भी मेहनत किया करो यार। एप्लीकेशन नंबर 6, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन लिखिएगा बच्चा, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बच्चा बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन क्या होता है? ध्यान से 10 मिनट पढ़ेंगे बच्चा, डिस्कशन उसके बाद करेंगे, ठीक है? अभी टाइम बहुत बचा हुआ है, पहले फोकस यहाँ करें। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन क्या होता है समझेंगे। आपको बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन मैंने पहले ही बता दिया। मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन से ही सर क्यों स्टार्ट करते हो आप समझ सकते हो क्यों स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो और कोशिश करो बनाने के लिए। देखिए बच्चा, मान लीजिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड है, ये मैंने इंडिकेट किया है, और एक क्वेश्चन है CH3 CH3, ये इंडिकेट किया है। बताना है बच्चा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सर दोनों तो एक ही सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, फर्स्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाँ रेजोनेंस नहीं है, नो डाउट रेजोनेंस नहीं है, लेकिन हाइपर है। क्या बच्चा याद आ रहा है कुछ? जब आपका हाइपर होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो आप देख सकते हो ये बॉन्ड तो टूट रहा है ना यार, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, अरे हाँ या ना? यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता था ना, याद करो। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि सर डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो गया यहाँ पे, डबल, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ पाई बनेगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ पाई बनेगा। अगर पाई बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चा बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। अरे हाँ या ना? बोलो मेरे भाई। चलो, तो इसका मतलब अगर L1 है और L2 है तो ऑर्डर क्या होगा बच्चा? L1 का कम, L2 का ज्यादा। क्या सही है? क्या कर पा रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत लोगों ने तो पहले ही आंसर दे दिया था, मैं जानता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है, ये वाला देखते हैं कितने लोग सही सही बताते हैं। सही सही की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इस बार एरो यहां लगा हुआ है, इस बार एरो यहां लगा हुआ है, और ये लिखा हुआ L1 और ये लिखा हुआ L2। एरो का जगह बदल दिया इसमें। हाइपर कॉन्जुगेशन में आप जब देखते थे तो आपको ये फील आ जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर सर बॉन्ड बनेगा नहीं, यहाँ तो बॉन्ड टूटेगा। ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये तो टूट रहा है ना, तो यहाँ मैं कहूंगा पाई टूटेगा, पाई टूटेगा, जिससे बच्चा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, सॉरी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? बोलो। जबकि वहां पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है तो सर L2 कम होगा, L1 ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या? पुरानी कंसेप्ट है, रेजोनेंस वाला ही तो कंसेप्ट चल रहा है सर, जितना ज्यादा है। हाँ बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, मतलब आप लोग होशियार हो गए हो, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि सर आप चल सकते हो उस स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चा, मैं लिखा रहा हूँ। इस बार एरो यहां लगा हुआ है, L1 और L2। सोचिए क्या होगा सर, हाइपर वहां भी है, हाइपर यहां भी है, फील कीजिए जरा सा, सोचिए आपको आएगा। हाइपर यहां भी है, हाइपर वहां भी है, अब क्या करें? फंस गए क्या?
नहीं, हाइपर में क्या होता था, बॉन्ड टूटता था, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन बचा, 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ये कितना बचा, 3 3 6 7 8 9 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन है। मुझे बताओ ये बॉन्ड तो टूटता ही था ना बच्चा, अरे अभी पढ़ के आया, अब ये बॉन्ड टूटता था, तो मुझे बताओ ये बॉन्ड कितना बार टूटेगा, 10 बार पाई बॉन्ड टूटेगा, 10 बार पाई टूटेगा। यहाँ कितनी बार टूटेगा, 7 बार पाई टूटेगा। मुझे बताओ बच्चा ज्यादा बार कहाँ टूट रहा है, सेकेंड वाले में, और जितना ज्यादा टूटेगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा, तो लेंथ कहाँ ज्यादा होगा, L2 का ज्यादा होगा। और सरप्राइज की बात यह है कि बहुत बच्चे ने आंसर सही बताया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। तो एक छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा सीखने को देंगे, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे बच्चा, CH3 C डबल बॉन्ड C, H लगा दो, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, ठीक है, फिर से हाइड्रोजन, फिर CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH2, और यहाँ पे बचा CH3 CH2 CH3। यहाँ पे इस बार एरो लगाया बच्चा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का। तो क्या लगता है, देखो हाइपर से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि हाइपर से ही करो, आपको देखना है क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या। हाँ सर रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने से पाई बॉन्ड बनेगा, और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, कोई हाइपर नहीं, तो L2 ज्यादा होगा, L1 कम होगा। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या, आप आगे बढ़े क्या हम। हाँ एक कंसेप्ट और हमें छोटा सा पढ़ाना है आज की क्लास में, लिखेंगे बच्चा हाइपर कॉन्जुगेशन विद बेंजीन, हाइपर कॉन्जुगेशन विद बेंजीन। बेंजीन से क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी बात करते हैं। तो बच्चा मुझे, मेरा क्वेश्चन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। क्या हम बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप जोड़ दें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताएं। अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप ऐड कर दें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, ये बताएं। सोचिए, फील आएगा, सोचिए, आप सोचिए, सोचना आपका कर्तव्य है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ये रहा सर पाई बॉन्ड, ये रहा सर CH क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और इससे अटैच कार्बन अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर होगा। अरे होगा ना, बोलो। हाँ सर हाइपर होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यही तो सिखाया था बच्चा। कोई स्ट्रक्चर अगर उल्टा बनाते हैं, पाई बॉन्ड इधर कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, उसके रेस्पेक्ट में भी अल्फा हाइड्रोजन ही होगा। खैर हाइपर कैसे होगा उसको समझो बच्चा। क्या ये वाला हाइड्रोजन एक बार टूटेगा, अरे बोलो ये हाइड्रोजन टूटेगा, हाँ सर, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ अच्छी चीजें बताना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन करा कर दिखा रहा हूँ। हाँ सर, अगर यह हाइड्रोजन टूटा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ यहाँ, क्या सही है क्या। अच्छा सर हाँ H+ कहाँ गया, हाँ H+ भी लिख लो, सही है बच्चा, अरे सही है, ऐसे ही तो हाइपर कराते थे। क्या अब आपको किसी चीज की खुशबू आ रही है क्या, एक बार हाइपर होने के बाद खुशबू आ रही है किसी चीज की। हाँ सर रेजोनेंस की। ध्यान से देखो बच्चा, ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन है सर, रेजोनेंस होगा। अब बच्चा आप रेजोनेंस करोगे, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस आपको मैंने बता रखा है, नेगेटिव को पाई में कन्वर्ट कीजिए, पाई को नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए। तो बच्चा जब रेजोनेंस होगा तो बताइए क्या लगता है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, और ये रहा आपका CH और H+, सही है। हाँ सर आगे भी रेजोनेंस होगा, अभी आप आगे भी रेजोनेंस करवाओ, ये नेगेटिव चार्ज पाई और पाई बन गया नेगेटिव, तो सर ये फिर से यहाँ पे चला आएगा,
ये रहा सर आपका नेगेटिव चार्ज, ये रहा सर CH और H प्लस, और सर यहाँ पे आ गया आपका पाई बॉन्ड। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे बताओ कि बेंजीन के ऊपर कहां कहां नेगेटिव चार्ज आया है, गौर से देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कुछ याद आया पुरानी बातें? रेजोनेंस जब होता था तो भी चार्ज कहां आता था? ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे आता ही नहीं था। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेटा पे ना रेजोनेंस होता है ना हाइपर होता है, मतलब ये दोनों सिर्फ कहां लगते हैं बच्चा? अरे बोलो, ऑर्थो एंड पैरा पे। अच्छा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है या लेने का काम कर रहा है? अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। ध्यान से देखो, एरो का डायरेक्शन आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया इस पे। इसलिए बच्चा इस ग्रुप को CH3 अगर प्रेजेंट है इसके रेस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो हम प्लस H ग्रुप बोलते हैं। प्लस H का मतलब समझो, प्लस H का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में जो डोनेट करता है, याद करो प्लस I माइनस I, वैसा ही था इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लस R माइनस R या प्लस M माइनस M, एक देना एक लेना। वैसे ही हाइपर में क्या होता है, प्लस H वाला ग्रुप होता है जो देता है इलेक्ट्रॉन। कहाँ होता है? ऑलरेडी आपने इतने सारे एग्जांपल देख लिए। मिथाइल अगर बेंजीन पे लगा हुआ है, ये भी प्लस H का ही काम करता है। बहुत ज्यादा नहीं है एग्जांपल, लिमिटेड है, क्योंकि जहां पे CH बॉन्ड होगा वहीं हाइपर लगेगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो नोट डालकर आप लिख लीजिए बच्चा, इसके बारे में एक लाइन लिख लेना बच्चा। यहाँ पे CH3 act as a plus H group. In this case CH3 act as a plus H group. प्लस H का मतलब डोनर के रेस्पेक्ट में डोनेट कर रहा है। लिख लीजिए बच्चा इसके बारे में, और नोट डालकर लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे बोथ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, both hyperconjugation and resonance are always effect on ortho and para position, ortho and para position, not on meta position। लिख लेंगे ये लाइन पूरा, not on meta position। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आने वाले GOC का जो टॉपिक बचा हुआ है इसी से रिलेटेड है। इसी के साथ हम गेम खेलने वाले हैं, बहुत बढ़िया वाला, और यकीन मानिए आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और नहीं आया तो जो बोलिएगा सो, ठीक है। यहाँ पे लिख देना प्लस CH3 एक्ट एज अ प्लस H ग्रुप, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल ट्रिक है बच्चा, आने वाले क्लास में ट्रिक की भी बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी as compared to benzene, as compared to benzene। अब आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन आ चुका है बच्चा। ऑप्शन है, जो जो ऑप्शन आपको लगता है आप उसको टिक करेंगे, नहीं लगता है रिजेक्ट करेंगे। NO2 बी ऑप्शन, O माइनस सी ऑप्शन, C डबल बॉन्ड OH डी ऑप्शन, CH3 E ऑप्शन, NH2 F ऑप्शन, EFG।
बेंजीन के रेस्पेक्ट में कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आपको ये देखना। तो कैसे देखेंगे, आपको मैंने बता रखा है, इलेक्ट्रॉन या तो प्लस एम के साथ खींचेगा, माइनस एम के साथ खींचेगा, मतलब आपको प्लस एम माइनस एम यही सारी चीजें देखना है, या प्लस आर प्लस आई माइनस आई, या प्लस एम। देखो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, अगर हाइपर लग रहा है तो उसके हिसाब से भी आपको देखना है। तो चलिए मुझे बताइए बच्चा, NO2 कैसा ग्रुप, प्लस एम या माइनस एम? सर जब NO2 को आप बनाओगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा NO2 कैसा ग्रुप है। ये देखो मैंने NO2 को जब बनाया तो मुझे पता चल गया, ध्यान से देखोगे तो समझ में आपको भी आएगा। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो माइनस एम के साथ पोलर पाई बॉन्ड है, माइनस एम ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना बच्चा। अरे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हाँ या ना? तो सर ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, यहाँ से खींच रहा है, मतलब ये माइनस एम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, ज्यादा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो पहला आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले में क्या लगता है बताओ, इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा? हाँ सर इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये पाई में जाएगा और ये पाई नेगेटिव में जाएगा। क्लियरली दिख रहा है बच्चा, ये प्लस एम के तरह एक्ट कर रहा है, हाँ या ना? प्लस एम, वेरी गुड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी वाले में क्या लगता है बच्चा, सी वाले में क्या बोलते हैं बच्चा, बोलो बोलो। यहां पर सर ये इलेक्ट्रॉन इससे लेने का काम कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस कुछ इस तरह से हो रही है। देखो एरो बनाओ तो आपको समझ में आ जाएगा, पाई कन्वर्ट हुआ और पोलर पाई बॉन्ड टूट गया, तो माइनस एम की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने का काम हो रहा है। डी वाले में क्या हो रहा है सर, प्लस एच, अभी आपने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एच इलेक्ट्रॉन दे रहा था अल्फा एच के थ्रू, ठीक है। प्लस एम कहां तुमको दिख रहा है इसमें, पिटाई करेगा, प्लस एम तुमको कहां दिख रहा है यार इसमें? चलो तो अभी तक आंसर हमारा बी और डी आया है, दो आंसर आए हैं, आगे देखते हैं। NH2 के पास लोन पेयर है बच्चा, हाँ या ना? और लोन पेयर है तो हमें पता है ये लोन पेयर अगर जाएगा तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको अगर मैं हटा दूं एक पल के लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ इस तरह से रेजोनेंस हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेंजीन रिंग में तो प्लस है। बहुत बढ़िया, क्या यहाँ भी वैसे ही लोन पेयर है? हाँ सर यहाँ भी वैसे ही लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन तो अंदर जा रहा होगा, बिल्कुल बच्चा आप सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, इसका मतलब प्लस है, और ये भी आंसर होगा। सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही रास्ते में हो। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, यस और नो? हाँ सर, जैसे हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करता है वैसे ही यहाँ भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन इस बार अल्फा हाइड्रोजन से नहीं, ड्यूटेरियम से। हाँ ये जरूर कहेंगे कि ऊपर वाले डी ऑप्शन से कम है, लेकिन है, मैं बोलूंगा यहाँ पे 3 अल्फा डी है, ठीक है, इसलिए यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कितने आंसर आ गए, 4 और 1 5, वेरी गुड, तो आंसर आ गया बच्चा 5। क्या आज का लेक्चर समझ में आया क्या? हाँ जो डाउट है अब हैंड रेज करें, बहुत बढ़िया। हाँ इजी तो था बच्चा, लेकिन अगले क्लास में और मजा आने वाला है, कंबाइंड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब इस केमिस्ट्री का 5 लेक्चर मैक्सिमम लूंगा मैं, जीओसी खत्म हो जाएगी और मजा आ जाएगा। हाँ ट्रिटियम भी प्लस एच लगाता है, बिल्कुल बच्चा, क्यों, लेकिन उसकी इफेक्ट की जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन से कम होती है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए एक काम करते हैं, जिनको पहले एक्सरसाइज जो आज पढ़ाया उसमें डाउट है हैंड रेज कर लीजिए, उसके बाद मैं रेस डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर ये जो आपने HOC पर पाई बॉन्ड वाला बताया था सर, उसमें एक चीज समझ नहीं आई मुझे। क्या बोलो बच्चा? सर इसमें जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था सर, इसमें फर्स्ट वाले की जो HOH पर पाई बॉन्ड है सर, वो फर्स्ट वाले का कम क्यों है? HOH पर पाई बॉन्ड में क्या देखना है, ध्यान से देखो, पर पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। यस सर। तो अपने हम लोगों ने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फिक्स कर दिया एक, तो अब क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। यस सर। तो फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सर एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन नहीं है सर, दूसरा वाला क्वेश्चन था। इसी में भी देखो, इसी में देख लो, स्टेबिलिटी किसकी यस ज्यादा है? सर, स्टेबिलिटी सर थर्ड वाले की। फर्स्ट वाले की, थर्ड वाले नो की सर, कैसे ज्यादा है? फर्स्ट यस वाले में सर। रेजोनेंस हो रहा है, तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चा तो सबसे पीछे चला जाएगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर, आ सेकंड गया और सर थर्ड, समझ। चलो और किसी को डाउट है? अभिजीत आप बताइए बच्चा।
हेलो सर। हाँ बच्चा बोलिए। सर ये जो आपने HOS का क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है, हाँ तो सर उसमें जो थर्ड फिगर है, तो सर उसमें मतलब हम एक बार एक पाई बॉन्ड से मतलब उसको अल्फा एच लेंगे और एक बार दूसरे पाई बॉन्ड से अल्फा एच नहीं मतलब कंसीडर नहीं करेंगे बच्चा, तो? ऐसा क्वेश्चन मैंने ऊपर करा दिया, ये अल्फा है कार्बन, इसके लिए भी इसके लिए भी है। इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अच्छा कोई बता सकता है इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा? इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड कितना होगा, मतलब एक को छोड़कर, जो गिवन है उसको छोड़कर कितने होंगे? 4 होंगे। वेरी गुड। देखो अच्छा, 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए भी है तो इसके कारण 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके लिए भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके लिए भी 2 बनेंगे। लेकिन क्या हम ऐसा कहेंगे कि सर टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, क्योंकि वही अल्फा हाइड्रोजन इसके भी है और वही अल्फा हाइड्रोजन इसके भी है। समझे मेरी बात बच्चा? यस सर। ये मैंने कल ही करा दिया था। ओके। चलिए सीट में किसी को डाउट है? और इस सीट कर रहा हूं, इसमें एक्सरसाइज में। हाँ बच्चा 3:45 नहीं होने वाले, 3:40 हो रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज जल्दी से हम क्या करते हैं, आप ही का काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं 1 सेकेंड, मैं यहां से आपको आंसर की दे रहा हूं। अपना रेस कहां तक डिस्कस हो गया था, कुछ बता पाओगे आप? रेस 8 तक डिस्कस हो चुका था। ओके, एक काम करते हैं, आज जो अपन डिस्कस करना है ना, वो इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चा, सीट को डिस्कस कर लेते हैं। रेस भी कर लेंगे, लेकिन रेस का आंसर की मैं पहले दे दूंगा क्योंकि मैंने दिया नहीं। सीट कहां तक कर लिया था बच्चा, ये बता दो मुझे, सीट कहां तक कर लिया था? अच्छा आंसर की मिल चुका है, बहुत बढ़िया। 20 ये सब डिस्कस हो चुका था, कल ही हुआ था। 28 तक आज आपका होमवर्क में बच्चा मैं लिख के दे दूंगा, ये सब क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, ठीक है? कितने क्वेश्चंस करने हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आप परेशान मत हो, आज होमवर्क ज्यादा मिलेगा। हाँ ठीक है, आंसर की जिसको नहीं मिला मैं भेज दूंगा, आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है? आज होमवर्क लेकिन ज्यादा मिलेगा, ये तो है बच्चे, मान लो आप। अच्छा और क्या होमवर्क दिया था मुझे बताएंगे जरा? O2 में कहां तक डिस्कस हो गया था बच्चा, जल्दी जल्दी करें थोड़ा सा बताएं। हाँ रेस नेक्स्ट टाइम पर ही हो पाएगी बच्चा, आज नहीं, मतलब मुझे शेयर करना पड़ेगा, बहुत बच्चे बोल रहे हैं आंसर नहीं, इसलिए। O2 में कहां तक हो गया था बच्चा, एक बताएं। 7 तक हो गया था, 7 तक हो गया था। तो इसमें तो कोई डिस्कशन करने लायक कुछ बचा नहीं था ना, होमवर्क आज देंगे तो उसके बाद आप बनाओगे, फिर हम पूछेंगे आपसे, ठीक है? अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जेई मेंस में आ जाते हैं। एक्सरसाइज S1 में कुछ दिया था क्या होमवर्क? S1 में, S1 में नहीं दिया था। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी से आ जाते हैं जेई मेंस पे। जेई मेंस पे दिया था ना, मेंस में तो दिया था ना, S1 में 24 और 25 दिया था। हाँ S1 में 24 और 25 दिया था, बताएंगे इसमें कोई डाउट है क्या? 24 और 25 में कोई डाउट है तो बता दीजिए। S1 में ये दोनों मैं खत्म करूंगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं बाद में फिर डिस्कस नहीं करूंगा, अभी डाउट है तो बता दीजिए। S1 में 24 और 25 में 25 का फर्स्ट बोला है कंपाउंड्स व्हिच आर अनेबल एट रूम टेम्परेचर, तो बच्चा यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक है। अगर एंटी एरोमेटिक है तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? चलिए 25 हो चुका है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नहीं नॉन एरोमेटिक स्टेबल, अनस्टेबल कहाँ होता है, ऐसा तो नहीं बोला ना बच्चा, मैंने कभी नहीं बोला। रूम टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होगा, ओनली लिखाया है मैंने प्रॉपर्टी। नॉन एरोमेटिक का क्यों मान रहे हो? कौन सा बोल रहे हो बच्चा? क्वेश्चन नंबर 24 का सी में एनुलिन 10 है, सी में एनुलिन 10 है? बिल्कुल नहीं है। एनुलिन 10 कैसे हो सकता है मेरे भाई? एनुलिन 10 में रिंग एक ही होती थी, 2 रिंग नहीं होती थी, यहाँ 2 रिंग है। यहाँ पे देखें तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। पेरिफेरल रेजोनेंस से आप देख सकते हो,
तुम्हें कुछ क्या दिखता है, कुछ भी देख लेते हो। जेई मेन से बताओ बच्चा क्या दिया था होमवर्क। अरे जेई मेन जेई एडवांस बता दो यार। नहीं दिया है, ऐसा है क्या? आज होमवर्क मुझे देना पड़ेगा लगता है। अच्छा ये दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 17 हो गया ना, बता रखा है क्लास का है। 16 हो गया, 18 हो गया। अगर डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं टिक कर रहा हूं। 18 हो गया, 18 में एरोमेटिक बताना था, वेरी गुड। उसके बाद 14 हो गया, 14 में डाउट नहीं है, अनस्टेबल पूछा रूम टेम्परेचर में, मतलब एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 दिया नहीं था, ठीक है। इतना होमवर्क हो चुका है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जिसको जो डाउट है पूछ सकते हैं। मैं आज होमवर्क देने वाला हूं, आज होमवर्क देने वाला हूं बिल्कुल। 15 में डाउट है, 15 मैंने कहा दिया था। बच्चा अभी टॉपिक बचा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव का कंबाइंड एप्लीकेशन, वो आपको बताएंगे। फिर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बचा हुआ है, और फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ। बस यही 3 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। 3 टॉपिक 4 से 5 लेक्चर का चीज है, आपको बता दिया जाएगा। उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई डाउट नहीं है बच्चा? पक्का? टेस्ट का एक क्वेश्चन है, मुकुल आप एक काम करें बच्चा, इस सिस्टम में अभी मैंने टेस्ट का क्वेश्चन नहीं लिया बच्चा, ये मेरी गलती है, लेनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। आप एक काम करें, मुझे LN प्लस पे पूछ ले टेस्ट के रिगार्डिंग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी शो नहीं कर पाऊंगा यहाँ से, इसलिए। चलिए ठीक है, फिर एंजॉय कीजिए। हम लोग फिर अगले क्लास में होमवर्क के साथ मिलते हैं। बहुत सारा होमवर्क अभी मैं देता हूँ आपको, एंजॉय कीजिए। अभी एंजॉय कीजिए, होमवर्क अभी देता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए बाय, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। बाय बच्चा।